अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतासरीन SRG पाकिस्तान, उम्मीद है आप लोग बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आपके जुमला मसाइल को दस्ते गैब से हल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सैयद कमर अर्ज़ कर रहा हूँ ACC पाकिस्तान से। आप सब जानते हैं हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ होता है। मेरे मिजाज से भी आप वाकिफ़ हैं कि मैं कम बोलता हूँ, ज़रूरत के तहत बोलता हूँ। रोज़ रोज़ की भां भां चाचा ना ग्रुपों में मुझे पसंद होती है और ना मैं खुद करता हूँ। हमारी मुलाकात हुई थी सैफुर रहमान साहब से 19 तारीख को, आप सबके इल्म में है, हमने उसी वक्त आगाह कर दिया था आपको। लेकिन उस मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हुआ, क्या फ़ैसला हुआ, इन बातों से आप लोगों को अब तक लाइल्म रखा गया था। उसकी कुछ वजूहात थीं। मेरा मिजाज ऐसा ही है, जब तक टारगेट पूरी तरह अचीव नहीं हो जाता मैं उस पर बातचीत करने से एहतराज़ करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जब मुकम्मल कामयाबी हो तो आप लोगों से बात की जाए। लेकिन जब भी मुतासरीन के हक़ के लिए कोई खड़ा होता है तो कुछ पस पर्दा क़ुव्वतें हैं जिनके पास ब्लैकमेलर्स की भी कमी नहीं है, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि एडवाइज़री कोर कमेटी को फ़ुज़ूल और बेसरोपा बातों में उलझाया जाए, ताकि एडवाइज़री कोर कमेटी अपने असल मकसद पर फ़ोकस ना कर सके। तो उनकी इस किस्म की कार्रवाइयों के बावजूद सब्र व ज़ब्त तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए हमने खामोशी ही इख्तियार की, क्योंकि हमारी नज़र में टारगेट का हुसूल था। और टारगेट क्या था? सिर्फ़ और सिर्फ़ मुतासरीन के हुकूक की वापसी। सैफुर रहमान साहब से जो गुफ्तगू हुई और हमने उन्हें तजवीज़ पेश की कि एक कंपनी का या क़याम अमल में लाया जाए, जैसे कि सिक्योर रीएनएक्स का लाया गया था। लेकिन चूँकि सिक्योर रीएनएक्स मुतनाज़ा हो गई थी, सिक्योर रीएनएक्स के सिलसिले में बाकायदा एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिस पर सैफुर रहमान साहब के दस्तखत भी थे और उसकी वीडियो भी बनी थी। और दूसरी तरफ अदलिया की तरफ से सैफुर रहमान साहब पर ऑनलाइन हर किस्म की एक्टिविटी पर पाबंदी है। तो ये नुक्ता उनके ख़िलाफ़ गया, सिक्योर रीएनएक्स मुतनाज़ा हो गई और फिर बिल आखिर सिक्योर रीएनएक्स ना चल सकी, ना काम कर सकी, ना उसके ज़रिए से हुकूक की वापसी हुई। लेकिन बहरहाल सिक्योर रीएनएक्स पर B4U के तमाम मुतासरीन का एग्जैक्ट डाटा ज़रूर शिफ्ट हो गया। तो अब हमारा प्लान, हमारा मंसूबा ये था कि कंपनी का क़याम खामोशी से अमल में लाया जाए और सैफुर रहमान साहब का उस कंपनी से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ वास्ता ना हो। उस कंपनी को या राजा साहब चलाएं, या एडवाइज़री कमेटी चलाए, या कुछ और मोतबर किस्म के लोग हों, जो भी हों, वो उस कंपनी को चलाएं और मुतासरीन की लायबिलिटी अदा करें। इस मंसूबे के तहत हम सैफुर रहमान साहब से मिले थे। उन्होंने उसको ओके किया और सैफुर रहमान साहब ने मुझसे कहा कि जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप कर सकते हैं। खुद कंपनी बनाना चाहें या आप किसी चलती हुई कंपनी से बात करना चाहें, जो भी सूरत हाल हो, मैं इन्वॉल्व नहीं होऊँगा। हाँ, अकाउंट्स मेरे बहाल हो जाएँ, एक बैंक अकाउंट्स ओपन हो जाएँ, तो फिर मैं जो भी मुतल्लिका कंपनी होगी, उसको पेमेंट कर दूँगा। उसके बाद से क्योंकि टारगेट अभी पूरी तरह अचीव नहीं हुआ था, सिर्फ़ सैफुर रहमान साहब की रज़ामंदी हासिल हुई थी। लिहाज़ा पब्लिक के ग्रुपों में बात करना बेकार ही था। लिहाज़ा खामोशी के साथ मैं और मेरी पूरी एडवाइज़री कोर कमेटी अपने इस मकसद के हुसूल के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों से बातचीत करने लगी। 5 कंपनियों से तकरीबन बातचीत हुई। अब ये भी हकीकत है कि इंसान की मजबूरी से लोग फ़ायदा उठाते हैं। बाज़ लोगों ने सूद तलब किया। ऐसे भी सीईओज़ मौजूद हैं कंपनीज़ के, जिन्होंने
3 ارب کے بجائے 4.5 ارب پھر طلب کیے کہ ہمیں اتنا اوپر سے پھر انٹرسٹ چاہیے، تو ان سے بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی، وہ ختم ہو گئی۔ سیف الرحمان سے جو بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کیشورت سے بات کرنا چاہیں تو اس سے بھی بات کر لیں۔ ہمارا اپنا انٹرسٹ بھی یہی تھا کہ راجہ صاحب بہرحال پرانے آدمی ہیں، پرانے نیٹ ورکر ہیں، منجھے ہوئے ہیں، پلس یہ کہ ان کے ساتھ 2 ڈھائی سال بڑی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، تو کیا ضرورت ہے بیگانوں کی طرف جانے کی جب اپنا موجود ہے۔ سو اس نظریے کے تحت سیف الرحمان صاحب کی ڈائریکشن پر راجہ صاحب سے بھی بات ہوئی، لیکن راجہ صاحب نے جو اپنی مجبوریاں بتائیں کیشورت کے سلسلے میں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بات چیت پھر تقریباً ناکام ہو گئی۔ راجہ صاحب کیشورت کو جو ہے وہ اپنے طور پر چلانا چاہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ انویسٹمنٹ بیس کمپنی ہے، اس میں انویسٹمنٹ کی جائے گی تو وہ ریٹرن دے گی، یعنی وہ بی فار یو کے متاثرین والا پیسہ تو پھر نہیں دے پائے گی، یا اگر دے پائے گی تو وہ صرف ان لوگوں کو دے پائے گی کہ جو اس میں کام کریں گے یا نیٹ ورکنگ کریں گے یا انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو اب یہاں تو مالی طور پر متاثرین مردہ ہیں، ان کے پاس لگانے کو پیسہ ہے کہاں جو وہ کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کریں۔ پلس نیٹ ورکنگ سے تو لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ دوسروں کی لائبلٹی نہ چاہتے ہوئے پہ آ جاتی ہے اگر کمپنی خدا نخواستہ بند ہو جائے۔ تو اب ان سارے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے میں نے اس سمت میں کوشش کی کہ کوئی بھی فزیکل کمپنی ہو یا ایم ایل ایم کمپنی ہو، وہ متاثرین کی لائبلٹی فی الحال اٹھا لے، بعد میں سیف الرحمان صاحب وعدے کے مطابق اس کو پیمنٹ کر ہی دیں گے اکاؤنٹس کھلنے کے بعد۔ سو اس سلسلے میں مختلف کمپنیز سے بات چیت ہوئی، اب بھی چل رہی ہے الحمدللہ، لیکن چونکہ ٹارگٹ ابھی 100% اچیو نہیں ہوا، تو اس وقت پبلک میں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پبلک میں ایک امنگ جگا کر اور پھر انہیں بے حال کر دینا میرا خیال ہے خدا کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے محترم دوست، ہمارے رفیق کار، ایڈوائزری کور کمیٹی کے رہنما جناب خالد فاروق بھائی نے آج، میں نے ان کی 2 وائسز سنی اور پھر ایک یوٹیوب چینل پر ان کی وائس آئی بھی، تو اس میں پبلک کو اس بات سے آگاہ کیا۔ اب آگاہ تو کر دیا، لیکن بات چیت ابھی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے ان کو خود بھی نہیں پتہ، لیکن انہوں نے اپنی سادگی میں اس میں دعوے بھی کر دیے ہیں کہ 4 دن بعد جو ہے اکوموڈیشن شروع ہو جائے گی۔ تو مجھے یہاں ایسا لگتا ہے کہ اس کو ان وائسز میں بات کرنے کے پیچھے یہ اپنا خالد فاروق بھائی کی اپنی مرضی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس پردہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دلوایا ہے۔ بہرحال کل بھی اصل میں راجہ صاحب سے بات ہوئی تھی، انہیں بھی میں نے آگاہ کیا تھا کہ صرف کیشورت سے ہی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اور کمپنیز سے بھی بات کر رہا ہوں، پروڈکٹ بیس کمپنیز سے بھی بات کر رہا ہوں۔ تو اب کچھ کہا نہیں جا سکتا، بنا ثبوت کے کسی پر الزام لگانا بھی درست نہیں ہے، لیکن کل یہ ساری بات چیت ایڈوائزری کور کمیٹی میں بھی ہوئی اور راجہ صاحب کے ساتھ میٹنگ میں بھی ہوئی۔ پھر رات میرا پیکج ختم ہو گیا تھا، اسکول میں تو موبائل ڈیٹا میں آن رکھتا ہوں، تو جب پیکج ختم ہوا، ڈیٹا بھی ختم ہوا، تو صبح ایڈوائزری کور کمیٹی میں بتا کر گیا تھا کہ میرا رابطہ آپ لوگوں سے 2 بجے تک ممکن ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، میں کال نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ٹائم کنجسٹڈ ہے، اس وقت پیکج کرانے کا ٹائم نہیں ہے۔ گھر آؤں گا، وائی فائی سے کنیکٹ ہو جاؤں گا تو آپ لوگوں سے بات ہوگی، لیکن جو بات بھی ہماری رات ہوئی ہے یہ امانت ہے میری، اس پر ڈسکشن کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، پبلک گروپس کے لیے پیش نہیں کیا۔ پبلک گروپ میں انشاءاللہ میں خود اس وقت اس بات کو لے کر آؤں گا جب 100% ٹارگٹ میرے ہاتھ میں ہوگا، اچیو ہو چکا ہوگا۔ اس انسٹرکشن کے باوجود خالد فاروق بھائی شاید شدت سے جذبات سے مغلوب ہو گئے یا انہوں نے کسی کی ہدایت پہ عمل کیا، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال انہوں نے پبلک میں یہ بڑے دبنگ انداز میں اعلان کر دیا، اناؤنسمنٹ کر دی۔ اس سے پبلک ہیسیٹیٹ ہوئی، پبلک میں اچھا خاصا ہیجان پیدا ہوا، میرے پاس بھی بے شمار کالیں آئیں، اور ان باکس اس وقت میرا بے شمار میسیجز سے اور گروپس بھرے ہوئے ہیں۔
रीज़न भी खालिद भाई ने ये दिया कि पब्लिक के प्रेशर की वजह से मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो मेरा ख्याल है इस स्टेटमेंट के बाद जितना प्रेशर अब उन पर आया होगा पब्लिक की तरफ से वो पहले नहीं था। लेकिन बहरहाल हमारे दोस्त हैं और अल्लाह उनको खुश रखे। अगर वो कैशवर्थ को पसंद करते हैं तो कैशवर्थ से हमारी भी कोई दुश्मनी नहीं है। मुतालबा सिर्फ इतना है कि बग़ैर इन्वेस्टमेंट के कैशवर्थ मुतासरीन को एकोमोडेट करे। उस सिलसिले में भी मैंने राजा साहब को प्लान एक दिया हुआ है कि अभी भी ऑलरेडी जो है स्टार्ट जब लिया एक प्रोमो के ज़रिए कैशवर्थ ने, तो शुरू में जो है मुतासरीन को इन्होंने जो भी आरओआई की मद में पैसे दिए हैं तो वो फ्री ऑफ कास्ट ही दिए हैं। यानी $5-5 की फ्री ज्वाइनिंग्स थी, $100 हो गए तो अगले बंदे से $50 पहले ले लिए, फिर उसको $100 दे दिए। गोया $50 उन्होंने अपने पास से अदा किए। तो शुरू में ये किया तो हो सकता है आगे भी हो जाए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उन्हें एक और भी इस सिलसिले में तजवीज़ दे रखी है। देखते हैं उसमें वो क्या करते हैं, लेकिन मुझे उन्होंने बहरहाल इनकार कर दिया है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि को राजा साहब से या कैशवर्थ से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ मुतासरीन की अकोमोडेशन चाहते हैं, वो भी इनसे पैसे लिए बगैर। तो इस सिलसिले में मैं अब भी अपनी कोशिशों में लगा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे होप भी है। लेकिन अवामुन्नास को, मुतासरीन को मैं उसी सूरत में कंप्लीट आगाह करूँगा जब 100% टारगेट अचीव कर लूँगा। अगर टारगेट अचीव नहीं होता है तब भी बता दूँगा। लेकिन अभी जो है इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं, और कोशिशों के दरमियान ही एक एक बात अगर पब्लिक को बताना शुरू कर दी जाए तो फिर टारगेट कभी भी अचीव नहीं हो सकता। तो आप लोग शांत रहिए, पुरसुकून रहिए, और खालिद फारूक भाई के जो दो वॉइस स्टेटमेंट और वीडियो स्टेटमेंट आया है इसको मुझसे मंसूब ना समझा जाए। मेरी हम्बली आप सबसे रिक्वेस्ट है, और खालिद फारूक भाई से भी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी जब एक डिसिप्लिन कायम किया गया है, कुछ रूल्स रेगुलेशन कमेटी में कायम किए गए हैं और हमारी आपकी सबकी बाहमी मुशावरत से कायम किए गए हैं, तो उनको फॉलो करना सिर्फ मेंबर्स का नहीं, रहनुमाओं का भी फ़र्ज़ है। जो भी बात कमेटी में होती है उसे मशवरे से फिर पब्लिक में लाया जाता है। लेकिन कल मेरे इत्तला देते ही कमेटी में आज सुबह ही सुबह उसको जो है फिर पब्लिक में ले आया गया, मेरे बगैर मशवरे के, एडवाइजरी कोर कमेटी के किसी भी मेंबर से मशवरा किए बगैर। तो ये रूल्स की, रेगुलेशंस की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पब्लिक को तो छोड़ें, कमेटी के मेंबर्स भी इस पे इस्तफसार तो करेंगे। तो उसूलों पर आपको पता है मैं समझौता नहीं करता हूँ। मामला मुतासरीन का है, इस किस्म की गलतियाँ मुतासरीन के लिए मज़ीद टेंशन का बाइस होती हैं, लिहाजा इनसे गुरेज किया जाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों से कुछ ना कुछ हाल अहवाल ले लिया करूँ। बहुत शुक्रिया।